Hello students, in today's lecture on semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits, we shall have discussion on filters and then on Zener diode. First we start our discussion with filters. As you all know, in previous lecture we discussed the process of rectification. We discussed half wave rectifier and full wave rectifier. If we see the output of half wave rectifier, then it is like this. This is distorted output which is a pulsating output as well. ये distorted भी है, यानी ब्रेकेज है यहाँ पर. एक बार सिग्नल मिला फिर गायब हो गया फिर मिला, यानी ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल है. एज वेल एज ये पल्सेटिंग है. पल्सेटिंग का मतलब ये वेव के जैसे सिग्नल मिल रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का चाहिए, हमें डीसी आउटपुट चाहिए. तो इसका जो रेक्टिफिकेशन था हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो मात्र 40.6% था और इसका रिपल फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा था, 121% था. इसलिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात की. फुल वेव रेक्टिफायर में जब हमने बात की तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट था एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर इस टाइप का मिला. फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअस है, बट एट द सेम टाइम इट इज पल्सेटिंग. ये पल्सेटिंग आउटपुट है, लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन है वो 81.2% है. और जो यहाँ पर रिपल फैक्टर है, जो एसी कंपोनेंट है इसमें, रिपल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एसी कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन डीसी आउटपुट. डीसी आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट होते हैं उसे हम रिपल कहते हैं. तो यहाँ पर रिपल स्मॉल आर का वैल्यू जो है 482 आता है. 0.482 या फिर कहें 48.2% आता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. लेकिन हमें तो एकदम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई चाहिए जिससे कि हम एक बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप कर पाएं. तो इसके लिए हमें जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रहा है उस रेक्टिफाइड आउटपुट को, रेक्टिफाइड आउटपुट का मतलब जो आउटपुट हमें रेक्टिफायर से मिल रहा है उस रेक्टिफाइड आउटपुट को हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फिल्टर करना पड़ेगा. फिल्टर करने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर सर्किट्स इज नोन एज स्मूथन. द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग, स्मूथिंग कहते हैं इसे. स्मूथिंग किसे कहते हैं? फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे हम स्मूथिंग कहते हैं. स्मूथिंग किसके जरिए किया जाता है? फिल्टर सर्किट्स के जरिए किया जाता है. किसके जरिए किया जाता है? फिल्टर्स के जरिए किया जाता है. तो स्मूथिंग का जो प्रोसेस है जिसे हम फिल्टर्स की हेल्प से करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए फिल्टर्स का यूज करने की जरूरत कहाँ पड़ी, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको. हम क्या चाहते हैं? हम बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप करना चाहते हैं. फॉर बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेग्लिजिबल रिपल फैक्टर का डीसी आउटपुट चाहिए. नेग्लिजिबल रिपल फैक्टर चाहिए, यानी ऐसा डीसी आउटपुट चाहिए जिसका रिपल फैक्टर काफी कम हो, नेग्लिजिबल हो, ऐसा डीसी आउटपुट चाहिए. इट मीन्स हमें कैसा चाहिए? कांस्टेंट आउटपुट चाहिए. कांस्टेंट आउटपुट चाहिए. कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, यानी हमें डीसी आउटपुट चाहिए, परफेक्टली डीसी आउटपुट चाहिए. किसके लिए? बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए. अब जो हमें रेक्टिफायर्स की हेल्प से आउटपुट मिल रहा था वो कैसा था? पल्सेटिंग था. रेक्टिफायर्स की हेल्प से जो आउटपुट मिल रहा था, रेक्टिफाइड आउटपुट का मतलब जो रेक्टिफायर से मिल रहा था वो कैसा था? पल्सेटिंग था. कैसा था? पल्सेटिंग था. चाहे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो ये रेक्टिफाइड आउटपुट पल्सेटिंग आउटपुट था. इस पल्सेटिंग आउटपुट का मतलब है कि इसमें रिपल फैक्टर काफी ज्यादा था.
हाई रिपल फैक्टर था इनका रिपल फैक्टर हाई था, हाई रिपल फैक्टर था। यदि हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो रिपल फैक्टर का वैल्यू कितना था? हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर का वैल्यू 121% था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये रिपल फैक्टर 48.2% था। ठीक है, तो इतने ज्यादा रिपल फैक्टर के साथ जो हमें आउटपुट मिल रहा है उससे हम बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए हमें फिल्टर्स का यूज करना होगा। तो फिल्टर्स का मतलब क्या है? फिल्टर्स का मतलब क्या है? तो प्रोसेस, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, या फिर कहें प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और कह सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट्स, एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट से एसी कंपोनेंट्स को अलग कर देना। यही एसी कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? रिपल कहलाते हैं, रिपल्स। रिपल्स को अलग करना डीसी आउटपुट से, ये प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और सेपरेशन क्या कहलाता है? इज कॉल्ड स्मूथिंग। क्या कहलाता है? ये स्मूथिंग कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्मूथिंग कहलाता है। इट इज डन, स्मूथिंग इज डन, इट इज डन बाय फिल्टर्स। ये किससे की जाती है? फिल्टर्स से की जाती है। ठीक है, स्मूथिंग किससे करते हैं? फिल्टर से करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम चाय बनाते हैं, चाय में टी लीव्स डालते हैं, मिल्क डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है, चाय बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको, जो टी लीव्स हैं, उसके टी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो लिक्विड अलग हो जाता है, टी पार्टिकल्स अलग होते हैं। लेकिन जो लिक्विड आता है उसमें भी बहुत बहुत बारीक बारीक टी पार्टिकल्स उसमें भी आ जाते हैं। उन बारीक बारीक टी पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम उस चाय को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम टी पार्टिकल्स को अलग करते हैं, जो एकदम बारीक टी पार्टिकल हैं उनको अलग करते हैं। और जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद में जो चाय लिक्विड मिलता है उसमें टी पार्टिकल्स काफी कम मात्रा में होते हैं। यदि हम उन टी पार्टिकल्स को क्या मान लें? एसी कंपोनेंट मान लें, और जो लिक्विड है, जो चाय है, उसको हम डीसी मान लें, तो डीसी में से एसी को अलग करना, यानी चाय में से, लिक्विड में से टी पार्टिकल्स को अलग करना, ये प्रोसेस कहलाता है स्मूथिंग, ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? फिल्टर्स की हेल्प से किया जाता है। अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि फिल्टर का मतलब क्या है। फिल्टर का मतलब होता है छानना। किसको छानना? किसको अलग करना? एसी कंपोनेंट्स को अलग करना, जिनको क्या कहा जाता है? रिपल कहा जाता है। ठीक है, तो रिपल्स को अलग कर देना किससे? डीसी आउटपुट से। क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो फ्लक्चुएटेड आउटपुट है, पल्सेटिंग आउटपुट है। ये पल्सेटिंग आउटपुट मतलब होता है, पल्सेटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग आउटपुट, फ्लक्चुएटिंग आउटपुट होता है। फ्लक्चुएशंस को अलग हटाना है हमें, हमें फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए हमें स्मूथिंग करना पड़ेगा, स्मूथिंग प्रोसेस करना होगा। और ये स्मूथिंग प्रोसेस हम किससे करते हैं? रेक्टिफायर से करते हैं। अब रेक्टिफायर्स की यदि हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं रेक्टिफायर्स में, तो एक रेक्टिफायर होता है संट कैपेसिटर फिल्टर। पहला जो फिल्टर होता है, फिल्टर्स की यदि मैं बात करूं, टाइप ऑफ फिल्टर्स की, तो पहला टाइप का फिल्टर होता है संट कैपेसिटर फिल्टर, संट कैपेसिटर फिल्टर, संट कैपेसिटर फिल्टर, ये होता है एक फिल्टर। तो ये क्या काम करेगा? देखिए, जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है, जो आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है, रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है वो इस टाइप का है। ये रेक्टिफाइड आउटपुट है जो रेक्टिफायर से आपको मिल रहा है।
रेक्टिफाइड 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 पल्सेटिंग आउटपुट रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर कहां से मिल रहा है? ये रेक्टिफायर से मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको फिल्टर से पास करूंगा। फिल्टर कैसा? संट कैपेसिटर फिल्टर। संट कैपेसिटर फिल्टर में हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये है लोड रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में यहां पर एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर जिसे आप कंडेंसर भी कहते हो, इसे यहां लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है संट कैपेसिटर फिल्टर। अब इसको ये जो आउटपुट है रेक्टिफायर का जो कि पल्सेटिंग है, इस फिल्टर को मिलेगा, और ये जो फिल्टर है जिसका नाम है संट कैपेसिटर फिल्टर, इसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद जो आउटपुट ये देगा लगभग ऐसा आउटपुट दे देगा। ये आउटपुट मिलेगा रेक्टिफायर से। किससे मिलेगा? रेक्टिफायर से। अब ये कैसे देगा? देखिए ये कौन है? सी है, और कैपेसिटर क्या ऑफर करता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है। कितनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस? XC इज इक्वल टू 1/ωc। याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है? देखिए यदि हम AC की बात करें, AC की यदि मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। और XC की यदि मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो 1/ω/C, ओमेगा की जगह 2π/c लिख सकते हैं, और न्यू का वैल्यू 50 है तो 1/100πc आ जाएगा, यानी 1/मैक्सिमम आया ये वैल्यू। ये क्या आया? 1/मैक्सिमम। 1/मैक्सिमम किसके बराबर होगा? मिनिमम के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है AC करंट के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। AC करंट के लिए ये कैपेसिटर क्या ऑफर करेगा? मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। AC करंट के लिए कैपेसिटर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से AC करंट जब इधर से क्या आ रहा है, इधर से AC प्लस DC आ रहा है या नहीं? इस रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट में AC और DC दोनों हैं, तो यहां क्या होगा, ये AC को तो इधर पास हो जाने देगा, AC बाईपास हो जाएगा। लेकिन यदि DC की सिचुएशन की मैं बात करूं, DC के लिए कैसा व्यवहार करता है कैपेसिटर? DC के लिए यदि हम देखें तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो XC का वैल्यू 1/ωc, और ओमेगा को लिख देता हूं मैं क्या? 1/2π/c, 2π लिख देता हूं, तो 1/0 का मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये DC के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यानी ये DC करंट जो है इधर नहीं जाएगा, DC करंट तो केवल इधर ही जाएगा, और AC इधर से बाईपास हो जाएगा, क्योंकि ये AC को तो पास होने देगा, तो AC करंट तो जो है इधर से बाईपास हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा? ज्यादातर अमाउंट में DC जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा AC का इधर चला ही जाता है, और यहाँ पर ये हल्का सा फ्लक्चुएशन हमें मिलता है। फिर इस फ्लक्चुएटेड आउटपुट को हम वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई यानी जेनर डायोड की हेल्प से हम इसको वोल्टेज स्टेबलाइज कर सकते हैं। जेनर डायोड जो है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम आता है। तो इस तरीके से आपने देखा संट कैपेसिटर ने क्या कर दिया? स्मूथिंग कर दिया, यानी फिल्ट्रेशन कर दिया, AC को अलग कर दिया और DC को अलग कर दिया। इस तरीके से हम फिल्टर का यूज करके रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट जो कि रेक्टिफायर से प्राप्त हो रहा है, उससे हम कैसा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं? कांस्टेंट आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये पहला एक टाइप हो गया फिल्टर का। दूसरे टाइप के फिल्टर की मैं बात करूंगा अब आपसे। दूसरे टाइप का जो फिल्टर है वो है, दूसरे टाइप का फिल्टर इंडक्टर की हेल्प से हम बनाएंगे। सीरीज इंडक्टर फिल्टर की बात करूंगा मैं। दूसरा जो फिल्टर है, दूसरा जो फिल्टर मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर की मैं बात करता हूं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में ये लीजिए वही
ये रेक्टिफायर से मिलने वाला आउटपुट जो कि रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट है, ये क्या है, रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर से मिलने वाला ये आउटपुट है। अब इसको हम देंगे किसको, फिल्टर को। और फिल्टर अब कैसा ले रहे हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में हम इंडक्टर जोड़ देते हैं यहां पर, ये हमने सीरीज में जोड़ दिया इंडक्टर इस तरीके से, ठीक है। और ये लोड रजिस्टर हो गया, ये क्या हो गया, लोड रजिस्टर। तो इस तरीके से लोड रजिस्टर के सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया है, हमने जोड़ दिया है इंडक्टर। ये इंडक्टर जोड़ दिया तो ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाएगा। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में, या सिंपली इंडक्टर फिल्टर भी आप इसे कह सकते हो। अब देखिए इंडक्टर क्या ऑफर करता है, यहां से जा रहा है एसी प्लस डीसी जा रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस होने का मतलब एसी है। फ्लक्चुएशंस को ही तो आप रिपल कहते हो, फ्लक्चुएशंस को ही तो आप पल्स कहते हो, फ्लक्चुएशंस को ही तो आप जो है एसी कंपोनेंट कहते हो, ठीक है। तो यहां पर एसी और डीसी दोनों मिक्स हैं। जब एसी और डीसी इसको मिलेगा इंडक्टर को, तो इंडक्टर क्या करता है, इतना रिएक्टेंस ऑफर करता है जिसे आप क्या कहते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हो। ये बात आप जानते हैं। इंडक्टर जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करता है कितना, ओमेगा एल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि कैपेसिटर के द्वारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर किया गया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। तो वैसे ही इंडक्टर के द्वारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर किया जाता है। यदि मैं बात करूं एसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो एक्सएल का जो वैल्यू होगा ओमेगा एल, ओमेगा को लिख देता हूं मैं 2 पाई न्यू इंटू एल, और न्यू की जगह लिख देता हूं 50, तो 50 इंटू 200 पाई एल आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। कैसी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो इंडक्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी ये एसी को पास होने से रोकेगा। ये एसी को पूरी तरह पास नहीं होने देगा, क्योंकि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ये एकदम ब्लॉक नहीं करेगा एसी को, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने देखा कैपेसिटर ने क्या किया था, कैपेसिटर ने डीसी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। डीसी इधर जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था डीसी के लिए कैपेसिटर। एसी के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, तो एसी तो इधर बाईपास हो गया, लेकिन डीसी इधर नहीं जाएगा, तो इधर ही गया था। तो वैसे ही यहां पर इंडक्टर के केस में ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो ये मैक्सिमम होने की वजह से, यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इस वजह से पूरा की पूरा अल्टरनेटिंग करंट तो इधर जाने से नहीं रुक पाएगा, पूरा की पूरा नहीं रुक पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में अल्टरनेटिंग करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली ये अल्टरनेटिंग करंट को रोकेगा। यदि हम डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होता है, तो इंडक्टर जो डायरेक्ट करंट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कितना होगा, 0 होगा। 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी इंडक्टर जो है डायरेक्ट करंट को तो आसानी से जाने देगा। यानी इधर डीसी तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, डीसी आपको 95%, आप कह सकते हैं 95% मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं। प्लस यहां पर आपको एसी भी मिलेगा लगभग 5% या उससे कम। ये मैंने अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूं, ये कोई रिसर्च वाला डाटा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम करंट कौन सा मिलेगा, यहां पर डायरेक्ट करंट मिलेगा, और फ्लक्चुएशंस काफी कम मिलेंगे। इसलिए जो आउटपुट मिलेगा आपको यहां पर, वो आउटपुट लगभग इस टाइप का मिलेगा, लगभग इस टाइप का मिलेगा आउटपुट, इस टाइप का आउटपुट यहां पर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीरीज इंडक्टर फिल्टर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, स्मूथिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फिल्टर है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइप जो फिल्टर का है वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर। हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को जोड़ देते हैं, तो उसे एल सेक्शन फिल्टर हम कह सकते हैं।
एल सेक्शन फिल्टर या चॉक इनपुट एलसी फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, या फिर इसको नाम दे देते हैं चॉक इनपुट एलसी फिल्टर, चॉक इनपुट एलसी फिल्टर, ये भी नाम दे सकते हैं। एल सेक्शन फिल्टर या चॉक इनपुट एलसी फिल्टर, ये नाम दे देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एल सेक्शन फिल्टर या चॉक इनपुट फिल्टर में हम क्या करते हैं, जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है, ये हमारा रेक्टिफाइड वोल्टेज था जो रेक्टिफायर से मिल रहा है, ठीक है, ये रेक्टिफाइड वोल्टेज है, रेक्टिफाइड पल्सेटिंग, पल्सेटिंग आउटपुट, आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से मिलने वाला ये पल्सेटिंग आउटपुट है। अब इसको आप एल सेक्शन फिल्टर को देंगे। एल सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, ठीक है, और एक कैपेसिटर भी यहां पर होता है, यहां पर एक कैपेसिटर भी होता है, लोड रजिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर, यानी एक तरह से अभी तक जो हमने दो फिल्टर पढ़े थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कौन, ये एल सेक्शन फिल्टर। अभी तक हमने इनको अलग अलग पढ़ा था, तो यहाँ पर ये देखिए एल सेक्शन, ये एल शेप बन रहा है, अंग्रेजी का लेटर एल, अंग्रेजी का लेटर एल बन रहा है, इसलिए इसको एल सेक्शन फिल्टर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट। तो देखिए यहाँ इंडक्टर भी है, यहाँ कैपेसिटर भी है, तो यहां से मिल रहा, यहां है आपके पास AC प्लस DC। इंडक्टर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडक्टर AC करंट को मिनिमाइज करता है लेकिन पूरी तरह नहीं रोक पाता है, तो यहां पर आपको इस जगह AC 5% मिलेगा और प्लस DC मिलेगा 95%, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है, इस इधर से AC बाईपास हो जाएगा, जो बचा हुआ AC है 5% AC इधर से बाईपास हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, DC मिलेगा। इसमें भी कुछ 0.1% जो है AC मिक्स हो सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई फिल्टर नहीं बना है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जो 100% जो है AC को DC में बदल दे। तो यहां पर देखिए, क्योंकि ये कैपेसिटर तो जो है DC को इधर जाने नहीं देगा, ब्लॉक करता है, तो DC तो इधर जाएगा केवल, ठीक है। और AC जो बचा हुआ AC है, जो एल जो इंडक्टर है उससे पास होकर के, उससे फिल्टर होकर के जो AC आ रहा है थोड़ा बहुत, वो इधर से बाईपास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कैपेसिटर बाईपास कर देगा और इधर केवल आउटपुट में क्या जाएगा, DC जाएगा। तो आपको जो आउटपुट यहां पर मिलेगा वो एकदम स्मूथ आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा, लगभग स्मूथ आउटपुट मिलेगा। स्मूथ आउटपुट कहो या फिर आप कहो स्मूथ आउटपुट या फिर कहो कांस्टेंट आउटपुट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो इस तरीके से ये एल सेक्शन और चॉक इनपुट LC फिल्टर कहलाएगा। ये ज्यादा बेटर हुआ, उन दोनों फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन हुआ। आगे हम बात करते हैं एक और फिल्टर की, पाई सेक्शन फिल्टर की। एक और फिल्टर हम डिस्कस यहां पर करेंगे और वो फिल्टर है पाई सेक्शन फिल्टर। नंबर 4 में मैं बात करता हूं पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर और कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर, या फिर इसको हम दूसरा नाम और देते हैं पाई सेक्शन फिल्टर, या फिर इसको हम दूसरा नाम और देते हैं कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर, इस नाम से भी इसे जानते हैं। पाई सेक्शन फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट LC फिल्टर, इस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्या कैसे काम करता है ये हमारे पास रेक्टिफायर से मिला हुआ आउटपुट है, जो कि रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट है। रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड पल्सेटिंग, पल्सेटिंग आउटपुट, रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से जो हमें रेक्टिफाइड पल्सेटिंग आउटपुट मिल रहा है वो ये है। अब यहां पर क्या होगा, इस टाइप का फिल्टर होता है, एक कैपेसिटर इनपुट में यहां पर होता है, शुरुआत में ही कैपेसिटर होता है इस पाई सेक्शन फिल्टर में, और फिर इंडक्टर होता है,
ये इंडक्टर हो गया, और फिर एक कैपेसिटर और होता है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ ये लोड रजिस्टर, और ये आउटपुट मिलता है आपको। ठीक है, इस टाइप का फिल्टर ये पाई सेक्शन फिल्टर कहलाता है। अब ये देखिए पाई के जैसे है ना, ये पाई के जैसे है, एक टांग ये हो गई, एक टांग ये हो गई, और ये हेड हो गया, तो पाई सेक्शन फिल्टर हो गया, इसलिए इसको पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है आपके पास AC प्लस DC। अब ये जो कैपेसिटर है ये तो DC को इधर जाने नहीं देगा, AC इधर बाईपास होगा, तो इधर आपको मिलेगा AC प्लस DC, कुछ AC आ जाएगा ना इधर। ठीक है, यहाँ पर आपको मान लीजिए 2% AC मिल रहा है और 98% DC मिल रहा है। अब ये जो L है इंडक्टर है, ये AC को पास होने देता है, लेकिन 2% से कम जाएगा आगे। ठीक है, और DC को आसानी से जाने देता है। और फिर ये जो C है ये DC को एकदम इधर नहीं जाने देगा, तो DC तो केवल और केवल यहाँ आउटपुट में पहुंचेगा, और AC जो थोड़ा बहुत यहाँ बचेगा वो AC को ये बाईपास कर देगा। जो यहाँ पर थोड़ा बहुत AC है 1% AC प्लस 99% जो है DC होता है, तो यहाँ पर आउटपुट में आपको 99.9% DC मिल जाता है। ठीक है, 0.1% फिर भी इसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, तो ये और ज़्यादा बेटर फिल्ट्रेशन करेगा, और ज़्यादा बेटर जो है स्मूथ आउटपुट देगा ये। ठीक है, और ज़्यादा बेटर स्मूथ आउटपुट देगा, कांस्टेंट आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये एक फिल्टर हुआ। तो मैंने आपको 4 टाइप के फिल्टर बताए। नंबर 1 बताया संट कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें लोड रजिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया सीरीज इंडक्टर फिल्टर, जिसमें लोड रजिस्टर के सीरीज में इंडक्टर जोड़ा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया एल सेक्शन फिल्टर, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज किया जाता है, और ये अंग्रेजी के लेटर एल के समान जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको एल सेक्शन फिल्टर कहा जाता है। और चौथा मैंने आपको बताया पाई सेक्शन फिल्टर, जिसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर का यूज होता है। उम्मीद है आपको ये फिल्टर्स की कहानी समझ में आई होगी। फिल्टर क्या होता है, किस काम में आता है, और कैसे ये रेक्टिफायर से मिलने वाले आउटपुट को स्मूथ करता है। स्मूथिंग प्रोसेस कैसे होता है फिल्टर के द्वारा, ये हमने यहाँ पर जान लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करना चाहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन करना चाहेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करने के लिए आपको ध्यान हो तो जो हमने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, वो रिवर्स बाइसिंग में उसका ब्रेक डाउन हो रहा था। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। तो रिवर्स बाइसिंग में वर्क करने के लिए सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने रिवर्स बाइसिंग में वर्क करने के लिए, स्पेशली रिवर्स बाइसिंग में वर्क करने के लिए सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने एक डायोड डेवलप किया। किस वैज्ञानिक ने, सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने एक डायोड डेवलप किया। स्पेशल पर्पस डायोड है ये, स्पेशली डिजाइंड टू वर्क, स्पेशली डिजाइंड टू वर्क इन रिवर्स बाइसिंग, टू वर्क इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में जहां पर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा था, उसमें काम करने के लिए सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने ये एक डायोड डिजाइन किया, स्पेशली डिजाइन किया टू वर्क इन रिवर्स बाइसिंग। ये हैवीली डॉप्ड, ये कैसा डायोड था, इसमें क्या चेंजेज उन्होंने किए सी जेनर ने, इसमें पी टाइप और एन टाइप में डॉपिंग का लेवल बढ़ा दिया। तो ये हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। ये कैसा है, हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हैवीली डॉप्ड यानी पी और एन में जो डॉपिंग की थी वो उसका लेवल बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। तो हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है कौन, जेनर डायोड, जो कि सी जेनर ने डेवलप किया था। इसे हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉपिंग का लेवल जो है ऑर्डिनरी डायोड के कंपैरिजन में ज्यादा कर दिया गया। ठीक है, इसमें डॉपिंग लेवल ज्यादा होने की वजह से ये जो जेनर डायोड है इस तरीके से फैब्रिकेट किया गया जिससे कि
पी में और एन में डोपिंग का लेवल ज्यादा हो, पी और एन में डोपिंग लेवल ज्यादा करके इसको फैब्रिकेट किया गया, डिजाइन किया गया। और किसके द्वारा फैब्रिकेट और डिजाइन किया गया? सी जेनर के द्वारा किया गया। इसलिए इसको जेनर डायोड कहते हैं। उन्हीं के सम्मान में क्या कहा जाता है? इसे जेनर डायोड कहते हैं। और ये एक स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है और वो स्पेशल पर्पज क्या है? रिवर्स बाइसिंग में वर्क करना। जहां पर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड क्या हो रहा था? ब्रेक डाउन हो रहा था। यहां पर जो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस है, यहां पर चूंकि जो डोपिंग लेवल है वो ज्यादा है, तो डिप्लेशन लेयर का जो थिकनेस है, डिप्लेशन लेयर थिकनेस काफी कम हो जाता है। किसमें? जेनर डायोड में। और जो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस है इज वेरी लेस, यानी डिप्लेशन लेयर काफी थिन होती है। यदि थिकनेस की बात करूं तो लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर की होती है। इसकी जो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है इस 10⁻⁻⁶ मीटर से भी कम थिकनेस की होती है, इससे भी कम थिकनेस की होती है। तो डिप्लेशन लेयर जो होता है जेनर डायोड में वो काफी थिन होता है, ये अल्ट्रा थिन होता है, ठीक है। और जो जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, जो जंक्शन बनता है डिप्लेशन रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन इज वेरी, या कह सकते हो इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन इज एक्सट्रीमली हाई और इसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर ऑर्डर का होता है। इतने हाई ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड जेनर डायोड के जंक्शन पर डेवलप होता है। और इसका जो सिंबल होता है जेनर डायोड का, देखिए इस टाइप का होता है। ये तो पी टाइप होता है और यहां पर उन्होंने अंतर करने के लिए एन टाइप में इस तरीके से इनको बेंड कर दिया, ये इस तरीके से बेंड कर दिया। तो ये किसका है सिंबल? ये जेनर डायोड का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। ये जेनर डायोड का सिंबल है, ठीक है, ये जेनर डायोड का सिंबल है। अब देखिए जब जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? देखिए जंक्शन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो क्या सिचुएशन होगी? ये है हमारा, ये मान लीजिए मैं इसका एक तरह से पी और एन को बना करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैवीली डोप्ड क्या है? हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। मैंने पी में और एन में डोपिंग का लेवल ज्यादा कर दिया है, यानी ये जेनर डायोड है और ये इसका जंक्शन है। और इस जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली हाई है। जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पूरी तरह इनके होस्ट एटम में, होस्ट साइड में भेज देगा, ड्रिफ्ट कर देगा, यानी ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो जाएगा। और ड्रिफ्ट करंट किस केस में? रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा हो जाएगा। यदि हम इस डायोड को, जो ये जेनर डायोड है, यदि हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करने का मतलब है कि यदि इसके पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो उस केस में ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही व्यवहार करेगा। ये इसमें कोई इसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं कि यदि आप इस जेनर डायोड को नोट कर लीजिएगा, आप यदि जेनर डायोड को, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इफ वी यूज जेनर डायोड, मैं यहां लिख देता हूं, if we use Zener diode in its forward biasing, यदि हम जेनर डायोड का यूज फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं तो क्या होगा? इफ वी यूज जेनर डायोड इन इट्स फॉरवर्ड बाइसिंग, it will behave like simple PN junction diode, सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह व्यवहार करेगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व वैसा ही आएगा जैसे कि सिंपल PN जंक्शन डायोड के लिए आता है। किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये जो जेनर डायोड है स्पेशली रिवर्स बाइसिंग में वर्क करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिवर्स बाइसिंग में जहां पर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा था,
उसमें वर्क करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इट इज डिजाइंड स्पेशली टू वर्क इन reverse vising where simple PN junction diode gets breakdown, जिसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का जहां पर रिवर्स वाइसिंग में ब्रेक डाउन हो जाता है, उस जगह काम करने के लिए इस जेनर डायोड को स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम इसको केवल रिवर्स वाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक ही इसकी स्टडी करेंगे। और रिवर्स वाइस कैरेक्टरिस्टिक यदि हम देखें जेनर डायोड की तो कुछ इस टाइप से आती है। ये इधर हम ले लें रिवर्स वोल्टेज जेनर डायोड के लिए और इधर ले लें रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में। तो इसका जो कर्व आता है वो कर्व लगभग इस टाइप से आता है। ब्रेकडाउन इसका भी होगा, लेकिन इसका ब्रेकडाउन उतना जल्दी नहीं होता है जितना जल्दी किसका हो रहा था सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का। ध्यान दीजिए, यहां भी इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। ये एक जेनर वोल्टेज है VZ, जो यहां पर मैंने ये जो वोल्टेज जहां पर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये एक ऐसा वोल्टेज है जहां पर जेनर वोल्टेज इसे हम कहते हैं। VZ को क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। ये जेनर वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस जेनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज यदि जेनर डायोड को सप्लाई देंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में ये ज्यादा वोल्टेज बेयर कर सकता है। किसकी तुलना में, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में ये ज्यादा वोल्टेज बेयर कर सकता है। ठीक है। और जो स्मॉल रिवर्स वाइस वोल्टेज 5 वोल्ट के लिए भी ये काफी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यदि स्मॉल रिवर्स वाइस वोल्टेज भी हम यहाँ पर दें, 5 वोल्ट के आसपास दे दें, 5 वोल्ट स्मॉल रिवर्स वाइस वोल्टेज जो 5 वोल्ट है, लगभग 5 वोल्ट रिवर्स वाइस वोल्टेज देने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाता है। उस वजह से यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा और रिवर्स वाइसिंग में हमें करंट मिलेगा। ठीक है। तो इसका भी ब्रेकडाउन होता है, ऐसा नहीं है कि इस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होता, इसका भी होता है। जेनर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज जेनर डायोड को भी नहीं देते, लेकिन सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में इसका ब्रेकडाउन देरी से होता है। ये ज्यादा वोल्टेज बेयर कर सकता है एज कंपेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनको ये ज्यादा इफेक्टिवली ड्रिफ्ट कर पाता है और उस वजह से आपको रिवर्स वाइसिंग में करंट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, जो कि रिवर्स वाइसिंग में क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था। इसका हम फॉरवर्ड वाइसिंग स्टडी नहीं करते हैं, किसका, जेनर डायोड का, क्योंकि करोगे भी तब भी वो वैसा ही ग्राफ आएगा जैसा कि सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का आता है। तो फॉरवर्ड वाइस में इसको स्टडी करने का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बात हुई जेनर डायोड की। जेनर डायोड जो कि एक हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसका भी एक बर्न आउट वोल्टेज होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसे हम बर्न आउट वोल्टेज भी कहते हैं। जेनर डायोड जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज पर इसका कुछ नहीं होता, लेकिन जो ब्रेकडाउन जिसका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा था उस वोल्टेज पर जेनर वोल्टेज का कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका भी अपना बर्न आउट वोल्टेज है। ये एक हायर एज कंपेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हायर वोल्टेज पर ये बर्न आउट हो सकता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये जेनर डायोड हो गया। अब जेनर डायोड से कैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसे हम कैसे यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस साल कोरोना पेंडेमिक में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें जेनर डायोड को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए चूंकि जेनर डायोड को पढ़ना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आप जो है उसे कर पाए, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक भी बता दिया है। ये छोटा सा हिस्सा और इसका बचा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।
जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो हमें मिल रहा है रेक्टिफायर से, अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो कि कांस्टेंट नहीं है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को हम इनपुट के रूप में देते हैं और इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज को यहाँ इनपुट में देते हैं और ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है जिसे सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ रिवर्स बाइसिंग में जेनर डायोड जुड़ा रहता है। ये रिवर्स बाइसिंग में जेनर डायोड यहाँ पर जोड़ दिया है, रिवर्स बाइसिंग में ये जेनर डायोड जुड़ा रहता है इस तरीके से। और फिर आगे यहाँ पर एक लोड रजिस्टर लगा रहता है, ये लोड रजिस्टर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये लोड रजिस्टर होता है। और फाइनली हमें यहाँ पर आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज मिल जाता है, ये रेगुलेटेड वोल्टेज मिल जाता है, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इससे मिल जाता है, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है, ये रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड में जो आपका जेनर करंट है, जेनर करंट जो है वो लोड करंट का, जेनर करंट लोड करंट का 5 टाइम्स होना चाहिए, ध्यान रखना। जेनर करंट आई जेड का वैल्यू लगभग 5 टाइम्स होना चाहिए लोड करंट का, एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस पैरामीटर को याद रखिएगा, जो जेनर करंट है वो लोड करंट का लगभग 5 गुना होना चाहिए, ऐसा रिसर्च कहता है एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। आप चाहते हैं कि आपका जेनर डायोड एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करे, इसे हम स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर, एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर, एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह जेनर डायोड काम करे। इसके लिए आपको यह इंश्योर करना होगा कि जो जेनर करंट है वो लोड करंट का लगभग 5 टाइम्स हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल करंट आई आया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर जो करंट होगा वो लोड करंट जाएगा, क्योंकि इस लोड रजिस्टर में लोड करंट जाएगा। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जेनर वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जेनर डायोड के अक्रॉस, वो क्या होगा, जेनर वोल्टेज होगा, ठीक है। अब जो ये सीरीज, अब देखिए ये वैल्यू हमें मेंटेन करनी है, जो ये आई जेड जो है आई एल से लगभग 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए हम जो ये सीरीज रजिस्टर है इसकी वैल्यू इस तरीके से चुननी है कि जो जेनर करंट है, जेनर डायोड जो करंट सीरीज रेजिस्टेंस है आर एस, इसकी वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि जो करंट फ्लो होता है जेनर डायोड के थ्रू, जो जेनर करंट है वो लोड करंट से ज्यादा हो। यानी आरएस का वैल्यू आप इतना चुनो, इतना सेलेक्ट करना है कि जेनर करंट आई एल लोड करंट से ज्यादा हो। जेनर करंट हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, लोड करंट से ज्यादा होना चाहिए, और लगभग इतना ज्यादा तो होना ही चाहिए, 5 टाइम्स होना ही चाहिए, ठीक है। अब सीरीज रजिस्टर तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है कुछ, मैं यहाँ पर एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। यदि ये इनपुट वोल्टेज Vi, इफ Vi इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दे रखा है, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है। और लोड करंट आपको दे रखा है, लोड करंट आपको दे रखा है 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। और जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मान लीजिए आपको 6 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 6 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज 10 है। तो आरएस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आरएस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, देखिए ये जेनर करंट यहाँ पर फ्लो होगा, इस जेनर डायोड के कारण फ्लो होगा जेनर करंट, ठीक है, और आई एल इधर, और ये टोटल करंट। तो यहाँ पर आप ऐसे तो लिख सकते हो टोटल करंट इज इक्वल टू जेनर करंट प्लस लोड करंट, लिखा जा सकता है यानी, ठीक है। अब आरएस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आरएस के अक्रॉस यदि मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर आरएस, तो ये कितना आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर आरएस आई इंटू आरएस आएगा,
कितना आएगा, आई इंटू आर एस आएगा। ठीक है, आई इंटू आर एस आएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यदि मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर की बात करूं तो इनपुट वोल्टेज में से मैं जेनर वोल्टेज माइनस कर दूं। भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं माइनस कर देता हूं इस इनपुट वोल्टेज में थे, इनपुट वोल्टेज में से, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल जाएगा। यानी वी आई का वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूं कि इनपुट वोल्टेज बराबर होता है सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है ड्रॉप हो रहा है उसके सम के बराबर होता है। मतलब ध्यान रखिएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बिल्कुल होगा इस इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। भाई इसके अक्रॉस ये इनपुट वोल्टेज जो होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सीरीज रजिस्टर और जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा। इसलिए सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो वी आई माइनस वी जेड हो जाएगा। तो वी आई का वैल्यू 10 दे रखा है और वी जेड का वैल्यू 6, तो वी एस कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, और 4 वोल्ट जब ये आ गया तो अब आप आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, है या नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी एस आ गया। सिंस वी एस इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू आर एस है, आई इंटू आर एस है। ठीक है, यानी तो आर एस की वैल्यू आप यदि निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हैं, वी एस अपॉन आई हो जाएगा। और वी एस कितना आ गया, 4 आ गया। वी एस कितना आ गया, 4 आ गया। और ये जो आई टोटल आई है, टोटल आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, टोटल आई का जो वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। और मैंने कहा आई जेड आई एल का लगभग 5 टाइम्स होना चाहिए। आई एल आपका 4 है तो आई जेड कितना होना चाहिए, आई जेड आपका लगभग 20 होना चाहिए। तो 20 मिली एम्पियर तो आई जेड हो गया और 4 मिली एम्पियर ये आई एल हो गया, तो 24 मिली एम्पियर आया ना बेटा टोटल करंट। तो टोटल करंट यहाँ 24 मिली एम्पियर में यहाँ रखूं, 24 मिली एम्पियर का मतलब ये 10⁻³ रख देता हूं। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 167 ओम, 167 ओम। इस वैल्यू का सीरीज रजिस्टर आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस वैल्यू का कोई कार्बन रजिस्टर अवेलेबल होता नहीं है। तो नियरेस्ट वैल्यू जो लेंगे हम, नियरेस्ट वैल्यू जो अवेलेबल होगी कार्बन रजिस्टर की वो ले लेंगे। सिंस नियरेस्ट वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर नियरेस्ट वैल्यू जो होगी कार्बन रजिस्टर की इज 150 ओम। तो सीरीज रेजिस्टेंस हमें कितना लेना पड़ेगा, 150 लेना पड़ेगा। 150 ओम रेजिस्टेंस ले लेंगे यदि सीरीज रजिस्टर, तो हमें आई जेड का वैल्यू आई एल से लगभग 5 टाइम्स मिल जाएगा और उस केस में ये अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कर देगा। तो एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, जब आप देखिए इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जो अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिया, जो आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। ये एक तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल 14.5 डिस्कस कर दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इनपुट वोल्टेज और ये जेनर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बराबर होता है सीरीज रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस जेनर वोल्टेज। ठीक है, और टोटल करंट जो है आई जेड प्लस आई एल होता है। ठीक है, आई जेड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डायोड के अक्रॉस वो बी जेड होगा, जेनर वोल्टेज होगा ना इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से इसे आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये जेनर डायोड जो है एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। आपको यहाँ पर बताऊं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में यहाँ पर बताऊं जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है वी आई, अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई ये जेनर डायोड से एक सीरीज रजिस्टर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और जेनर डायोड जो है रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हुआ है। जेनर डायोड कैसे जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायसिंग में। यदि आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो, वी आई को इंक्रीज करते हो, ठीक है, यदि वी आई को इंक्रीज करोगे तो उस केस में क्या होगा, करंट थ्रू आर एस एंड जेनर डायोड, इसके थ्रू करंट और जेनर डायोड के थ्रू करंट बढ़ जाएगा। जब वी आई को बढ़ाओगे तो ये आई बढ़ेगा और ये आई जेड बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई, आर एस से फ्लो होने वाला करंट और जेनर डायोड के कारण करंट बढ़ जाएगा। कब, जब आप वी आई को बढ़ाओगे, जब वी आई यानी इनपुट वोल्टेज को बढ़ाओगे, और इस वजह से जो आर एस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा। लेकिन
जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में कोई चेंज नहीं आएगा। जेनर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप करंट को कितना ही चेंज कर दें। यदि आप इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो आरएस से फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा और आईजेड भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब आरएस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जेनर वोल्टेज में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पर ये भी आप बात ध्यान रखिए, यदि आप इफ यू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, इफ VI इंक्रीज होता है, VI इंक्रीज होता है तो करंट थ्रू RS, करंट थ्रू सीरीज रजिस्टर एंड जेनर डायोड क्या हो जाएगा, एंड जेनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेज। इनके थ्रू करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये करंट इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BS, देन देयरफॉर BS विल इंक्रीज, VS इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन VZ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब VI को आप डिक्रीज करते हो, VI को आप डिक्रीज करते हो तो जो करंट है थ्रू RS एंड जेनर डायोड और RS से फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये करंट डिक्रीज हो जाएगा तो जो सीरीज रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जेनर वोल्टेज अभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दो या कम कर दो, जेनर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से हम जेनर डायोड की हेल्प से वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेज की। कुछ 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे कि LED है, जैसे कि फोटो डायोड है और जैसे कि फोटोवोल्टेइक सेल, जिनको हम सोलर सेल भी कहते हैं। इन तीनों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।